नमस्कार दोस्तों, डाइवोर्स केस में शीघ्र सफलता के उपाय इस विषय पर हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। दो शब्द हैं, शीघ्रता और सफलता। डाइवोर्स केस में सफलता कैसे मिले, इस विषय पर तो एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, सिसकते रिश्ते उसका टाइटल है, मेरे चैनल पर है, आप उसे देख लें। सफलता शीघ्रता के साथ कैसे मिले, इस बारे में आज का वीडियो है। कोर्ट केस की गति कई बातों पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होता है वो सीपीसी के मुताबिक चलता है। सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, करीब 10 स्टेप्स होते हैं। किसी भी स्टेप पर ज़्यादा समय ना लगे, ये आपको सुनिश्चित करना होता है, और वो कैसे करें इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरा आप स्वयं, और तीसरा आपका वकील, चौथे ऑपोजिट पार्टी का वकील, और पांचवें जज साहब स्वयं। तो हम प्रोसीजर को तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी के जो घटक हैं उनके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आप स्वयं, आपकी स्वयं की जागरूकता भी केस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में सहायक होती है। कैसे? अगर मान लीजिए आप जो भी डेट लगे उस डेट से 2-4 दिन पहले अपने वकील साहब को फ़ोन कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वकील साहब इस बार जो डेट लग रही है उस पर क्या होने वाला है, उसमें मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, या मेरी जिम्मेदारी क्या है, आप उसको किस प्रकार से कैसे क्या टैकल करेंगे। इस प्रकार के सवाल जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वकील साहब विजिलेंट हो जाएंगे, वो भी जागरूक हो जाएंगे, और आपके केस से संबंधित सारी बातें यदि उनके दिमाग में उस समय ना भी हो तो वो उसको तैयार करेंगे, उसको पता करेंगे, और अपने स्टाफ को भी बोलेंगे, फाइल निकलवाएंगे। तो पूरे का पूरा स्टाफ जो है वो आपके केस के मामले में बिल्कुल जागरूक हो जाएगा। और ऐसा होने से जब आपके वकील साहब पहले से ही तैयार रहेंगे तो कोई भी डेट इनइफेक्टिव नहीं जाएगी। इनइफेक्टिव डेट क्या होती है, इफ़ेक्टिव क्या होती है? मान लीजिए जिस काम के लिए भी वो डेट लगाई है कोर्ट ने, अगर उस डेट पर वो काम हो जाए तो इसका मतलब इफ़ेक्टिव डेट है। और अगर मान लीजिए वो काम ना हो और उसी काम के लिए फिर से नई डेट लगाई जाए तो इसका मतलब वो इनइफेक्टिव डेट है। इनइफेक्टिव डेट्स जितनी ज़्यादा होंगी आपके केस में, उतना ही आपका केस लंबा खिंचता जाएगा, डिले होती जाएगी, और आप चाहकर भी उसे जल्दी से निष्पादित नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि कोई भी अदालत जो प्रोसीजर स्टेप्स हैं उनमें से किसी भी स्टेप को ओवर जंप नहीं कर सकती, यानी पहले स्टेप के बाद दूसरे को छोड़कर सीधे तीसरे पर नहीं जा सकती, उसे हर स्टेप को पूरा करना पड़ेगा। ये हर अदालत की मजबूरी है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई भी डेट इनइफेक्टिव ना जाने पाए। दूसरे, आप आमतौर पर हर सीनियर वकील के पास कई जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, और जो केस की फाइल होती है वो जूनियर की क्षमताओं को देखते हुए कि वो किस फील्ड में ज़्यादा माहिर है, वो हर केस के लिए किसी न किसी जूनियर को डेप्यूट कर देते हैं, उसको इंचार्ज बना देते हैं। तो आपके केस में जिस भी जूनियर को उन्होंने इंचार्ज बनाया हो, उस जूनियर एडवोकेट से आप रेगुलर संपर्क बनाकर रखें। उससे ये लाभ होगा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि सीनियर एडवोकेट नहीं करते, जूनियर ही करते हैं या फिर मुंशी करते हैं, तो उन कार्यों में वो जूनियर एडवोकेट पूरी रुचि लेकर आपका कार्य समय पर निष्पादित करेगा। बीच बीच में वो क्या कार्य होते हैं वो भी आएंगे, वो भी मैं प्रोसीजर डिस्कस करते समय आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इस प्रकार से करने से विजिलेंस बढ़ जाएगी, जागरूकता बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए वकील साहब ज़्यादा सीनियर नहीं है, उनके पास कोई जूनियर एडवोकेट नहीं है और वो स्वयं ही सारा कार्य देखते हैं, तो फिर आप उन्हीं से बीच बीच में संपर्क बनाकर, उनके मुंशी से बीच बीच में संपर्क बनाकर माहौल ऐसा रखिए कि उनके पास आपसे संबंधित सारे तथ्य उनके दिमाग में हर समय रहें और वो बिल्कुल जागरूक रहें आपके केस में।
तीसरी बात ये है कि आप अपने वकील साहब से हर बार ये रिक्वेस्ट करते रहें, जैसे आप उनको फ़ोन करेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि नेक्स्ट डेट पर क्या होगा। मान लीजिए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट पर आपकी गवाही होगी, तो आप उनसे पूछें गवाह किस किस को लेकर आना है। जो गवाह यदि आपने पूर्व में ही निर्धारित कर रखे हैं तो उन गवाहों को ले जाकर उनके स्टेटमेंट्स तैयार करवाएं, उनके एफिडेविट्स तैयार करवाएं। एफिडेविट्स जब पहले से ही, यानी डेट आने से 2-4 दिन पहले ही जब तैयार होंगे तो आपको ये लाभ होगा कि आप उन एफिडेविट्स की एक प्रति तो उस गवाह को दे दें, एक आप अपने पास रखें। तो आप अपने घर जाकर या उस गवाह के घर जाकर उसकी ठीक से तैयारी करवा सकते हैं, रिहर्सल करवा सकते हैं। जितनी अच्छी रिहर्सल होगी गवाही उतनी ही अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि गवाही देने जो लोग आते हैं आमतौर पर उनकी वो पहली दूसरी गवाही होती है कोर्ट में। तो अगर रिहर्सल नहीं है तो हो सकता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए जवाब देते समय, और जो अपोजिट काउंसल है वो भी कोशिश करता है कंफ्यूज करने की। तो यदि मान लीजिए आपने पहले से अच्छे से तैयारी अपने गवाह की करवा दी है, सभी डेट्स ठीक से याद करवा दी हैं, सारे इंसिडेंट्स कि भी कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा था, किसने क्या पहन रखा था, किसने क्या बोला, इस प्रकार की चीज़ें कई बार अपोजिट काउंसल पूछकर आपके गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो वो सारे प्रश्न आपके दिमाग में जो भी पैदा हों उस गवाही से लेकर वो सारे पूछ कर अपने गवाह की अच्छे से तैयारी करवा दें। उसके बाद फाइनल तैयारी आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो करवा देंगे या उनका जूनियर करवा देगा। तो पहले से तैयारी करवा कर रखें ताकि जब डेट लगे तो डेट लगते ही आप सुबह सुबह कोर्ट खुलते ही जाकर जज साहब को कह सकेंगे जी मेरा गवाह तैयार है, गवाही करवाएं। तो ऐसा करने से यानी अपने वकील साहब पर इस चीज़ का दबाव आप बना कर रखें कि आपकी जो तारीख लगी हो उस तारीख पर जो भी कार्य होना हो वो उस तारीख से पहले से ही वो तैयार करके रखें, ताकि आपके केस में कोई भी डेट, कोई भी एडजोर्नमेंट इनइफेक्टिव ना हो। उसके बाद बात आती है आपके वकील की कि आपके वकील साहब किस प्रकार से कैसे जो है मदद दे सकते हैं गति प्रदान करने के लिए। उसमें प्रमुख कार्य एक ही है कि वकील साहब एक तो हर डेट से पहले जैसे आप उनको फ़ोन करें, उनको याद दिलाएं, तो वो विजिलेंस के साथ आपकी केस की तैयारी करते हैं। यानी जो काम होना है 2 दिन पहले ही तैयार करके रखें अपने दिमाग में भी, और जिस दिन डेट हो उस दिन वो सुबह कोर्ट का जो टाइम है उससे 5-10 मिनट पहले पहुँचें। और वो पहले पहुँचे ये सुनिश्चित आप स्वयं करेंगे। आप उन्हें फ़ोन करें, वकील साहब घर से चल दिए कि नहीं, अच्छा मैं लेने आ जाता हूँ, या मैं चैम्बर में आ गया हूँ, आप भी आ जाइए। तो जैसे भी आपकी आपस में तालमेल बैठे, आप कोशिश करें कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। 10 मिनट पहले आपकी फ़ाइल देखकर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर, या जो भी कुछ होना है उस दिन उसके मुताबिक वो सुबह सुबह ही कोर्ट खुलते ही जज साहब के पास जाके, क्योंकि फैमिली कोर्ट में मैटर होता है, वहाँ पर सभी इसी प्रकार के डाइवोर्स वगैरह के ऐसे मेंटेनेंस के इस टाइप के केसेस चलते हैं। तो वहाँ जाकर वो सुबह ही जज साहब को बोल दें कि जी मैं तैयार हूँ इस काम के लिए, और अपोजिट काउंसिल को बुलवाएं, आवाज़ लगवाएं और मैं मेरे केस में आगे पैरवी करवाएं। तो इस प्रकार से करने से आपके केस में कोई भी डेट इनइफेक्टिव नहीं जा पाएगी। अगर उस सब के बावजूद मान लीजिए अपोजिट काउंसिल कोशिश करे कि कोई भी बहाना बना दे, बहाना बनाकर वो कहे कि नहीं जी आज तो ये काम नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डेट दे दो, और नेक्स्ट डेट भी लंबी लेने का प्रयास करे, तो जज साहब के दिमाग में ये स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि अपोजिट काउंसिल बदमाशी कर रहा है, वो डिले करना चाहता है। और ऐसा करने से जज साहब का दिमाग, उनका मन धीरे धीरे स्वतः ही आपकी तरफ हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा, और 1-2 बार तो वो बियर करेंगे उसके एक्सक्यूज़ को, अपोजिट काउंसिल के एक्सक्यूज़ को, मगर उसके बाद देखना कि वो उस पर कॉस्ट भी लगाना शुरू कर देंगे, और जितनी कॉस्ट लगेगी आपके पक्ष में होगी। आप और अपोजिट जो पार्टी है आपके, यानी आपकी पत्नी, तो उनकी वो विपक्ष में जाएगी चीज़। उसके बाद अपोजिट काउंसिल, उसके भी हाथ में रहता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो अपोजिट काउंसिल आम तौर पर नॉन कोऑपरेटिव होंगे आपके प्रति, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो केस को लंबे से लंबा खींचने का प्रयास करें।
कभी वो स्वयं की तबीयत का बहाना भी बना सकते हैं, कभी कोई और बहाना कर सकते हैं, कभी कह सकते हैं आज गवाह को ये काम हो गया, मतलब कोई भी किसी प्रकार का बहाना बनाकर वो कोशिश करेंगे उसे लंबा खींचने की। तो अगर मान लीजिए आपके केस को फाइल किए हुए 1 साल बीत चुका हो और ऑपोजिट काउंसिल बहुत ज़्यादा डिले करने की कोशिश करता हो हर डेट पर, तो आप हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करते हैं। रिट इस चीज़ की कि हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट को जहां आपका केस चल रहा है उसको निर्देश दे कि 1 साल में या 6 महीने में जैसी भी स्थिति हो उतने समय में आपके केस को डिस्पोज ऑफ वो कोर्ट करे। तो जब इस प्रकार से टाइम बाउंड हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा तो जज साहब के ऊपर प्रेशर होगा कि वो आपके केस को जल्दी से निपटाएं, और एक बार ये डायरेक्शन आने के बाद फिर ऑपोजिट काउंसिल की ज़्यादा चल नहीं पाएगी और आपके केस में छोटी छोटी डेट्स लगनी पड़ेंगी। एक तो आप ये कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए 1 साल नहीं हुआ है तो रिट डालने में समस्या आएगी, तो आप दूसरा काम करें, या दोनों काम भी कर सकते हैं कि जो कोर्ट के रीडर होते हैं, जज साहब के साइड में जो बैठते हैं रीडर साहब, आमतौर पे दाहिनी ओर बैठते हैं, तो उनसे जाकर मिलें जूनियर के माध्यम से। जो आपके वकील साहब उनके जूनियर को या मुंशी को साथ ले जाएं और उनसे टेक्निकली रिक्वेस्ट कर लें कि आपके केस में जब भी डेट लगानी पड़े तो वो बिल्कुल शॉर्ट डेट लगाएं, ज़्यादा लंबी ना लगाएं, और कोशिश करें कि कोई नॉन इफ़ेक्टिव डेट एडजॉर्नमेंट कोई आपके केस में ना होने पाए। ये 2 आप काम कर सकते हैं। चौथा घटक जो है वो स्वयं जज साहब हैं। जज साहब या तो बहुत स्ट्रिक्ट व काम पसंद हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे जज साहब हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद कोशिश करेंगे कि कोई भी नॉन इफेक्टिव डेट ना जाए, और ऑपोजिट काउंसिल पर भी दबाव बनाएंगे। यदि आपके वकील खुद डिले करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर भी दबाव बनाएंगे कि वो हर डेट पर अपना काम पूरा करें। मगर यदि जज साहब की नेचर लिथार्जिक है और वो आराम पसंद हैं और ढुलमुल रवैये वाले हैं, उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो आगे देख लेंगे, यानी टालने की नेचर यदि उनकी है, तो ऐसी अवस्था में जो हाई कोर्ट में रिट डालने वाली मैंने आपको बात बताई उसका सहारा लें। या अगर 1 साल नहीं हुआ है तो जो आपके यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके यहाँ एप्लीकेशन लगाएं कि जी ये परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, ये मेरे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके कारण मेरे केस का जल्दी डिस्पोजल होना आवश्यक है, और बार बार नॉन इफ़ेक्टिव डेट्स हो रही हैं, जज साहब जो है वो अपोजिट काउंसिल को कोऑपरेट कर रहे हैं और इस कारण से केस में डिले होती जा रही है। इस प्रकार इस आशय की एप्लीकेशन वहाँ लगाएंगे तो वहाँ से एक डायरेक्शन आपके जज साहब को आएगी और उसके बाद वो स्थितियाँ बदल जाएंगी। मगर बेटर ऑप्शन यही है कि 1 साल हो गया हो तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, क्योंकि उससे चीज़ें टाइम बाउंड हो जाएंगी। अगर जज साहब बदल भी जाएं तो भी टाइम बाउंड चीज़ें चलेंगी और आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगी, नॉन इफ़ेक्टिव डेट्स नहीं जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी डेट वाले दिन जज साहब किसी कारणवश उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ जाए। ऐसी अवस्था में या तो आप डीजे साहब से रिक्वेस्ट करके जो भी अदर फैमिली कोर्ट है उसके माध्यम से आपकी डेट पर जो आपकी कार्रवाई होनी है वो करवा लें, या फिर रिक्वेस्ट करके छोटी डेट के लिए ही प्रयास करें। कई बार ऐसा भी होता है कि जज साहब को पर्सनली कोई काम हो जाए। कई बार जज साहब की तबीयत खराब होती है, कोर्ट में आए हैं परंतु वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। कई प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, परंतु ये बहुत कुछ आपके भाग्य पर भी है, बार बार तो होता नहीं, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो एक आध एडजॉर्नमेंट से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा हो भी जाए, मान लीजिए जज साहब कहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, जज साहब कल पर रख लें, हम कल करवा देते हैं। जज साहब को बुरा भी नहीं लगेगा, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, तो जज साहब को भी अच्छा लगेगा। हो सकता है जज साहब कहें नहीं कल नहीं, ऐसा करो 10 दिन की डेट दे दो या 15 दिन की दे दो। तो ऐसा बार बार नहीं होगा, परंतु जब आप भी कोऑपरेट करेंगे तो जज साहब को अच्छा लगेगा, उनका मन आपकी पक्ष में बनेगा, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो आपकी तरफ बना रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजरल स्टेप्स की। प्रोसीजर जो कि सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलता है, और कुछ हाई कोर्ट टूल्स भी कुछ जगहों पर
उन्हीं प्रोसीजर में महत्वपूर्ण होते हैं। वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, अदरवाइज सेम से होते हैं। तो इसमें जैसे ही आपने अपने पिटीशन फाइल किया तो सबसे पहले ऑफिस रिपोर्ट होगी और उसके बाद आपका केस किसी एक फैमिली कोर्ट में असाइन हो जाएगा, जिसे असाइनमेंट कहते हैं। जैसे ही असाइनमेंट हो तो आप रिक्वेस्ट करें अपने वकील साहब से, अपने वकील साहब के साथ आप जाएं और आपके वकील साहब कोर्ट से रिक्वेस्ट करें दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि नोटिस की डेट छोटी लगाई जाए और दूसरा ये कि ऑल मोड्स ऑफ सर्विस और ऑल एड्रेसेस ऑफ द अपोजिट पार्टी, हो सकता है आपकी पत्नी जो है कहीं वर्किंग हो तो उनके ऑफिस के पते पर भी सर्विस करवाएं और घर के पते पर भी करवाएं, और हो सकता है कि उनका भाई भी वहीं पे रहता हो तो कभी वो भाई के यहाँ रहने चली जाएं, कभी पिता के पास रहें, तो दो घर हो गए। ऐसी अवस्था में उन दोनों घरों के पते पर करवाएं। और ऑल मोड्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए वो दूसरे शहर की रहने वाली हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट आरसी से भी करवाएं, रजिस्टर्ड कुरियर से भी करवाएं और दस्ती सम्मन भी ले लें और साथ में बेलीफ का जो प्रोसीजर है उससे भी करवाएं। तो जो भी 2-3 मोड्स हैं उन सभी को एक साथ एक ही डेट पर यूज़ कर लेने से ये लाभ होगा कि नोटिस के लिए बार बार डेट्स नहीं लग पाएंगी और नोटिस पर ही सबसे ज़्यादा समय जाया होता है। तो अगर मान लीजिए शॉर्ट डेट ले ली और नोटिस के कई सारे मोड्स के साथ हर एड्रेस के ऊपर आपने सर्विस करवा दी तो फिर ऑपोजिट पार्टी के हाथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें रहेंगी नहीं और अल्टीमेटली उनको नोटिस को स्वीकार करना पड़ेगा, सर्विस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो ये स्टेज आपकी आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टेज आएगी अपीयरेंस की, कि नोटिस की सर्विस हो गई तो उसके बाद पार्टी को, अपोजिट पार्टी को अपीयर होना है। मान लीजिए नोटिस की सर्विस होने के बावजूद वो पार्टी ना आए, लापरवाही दिखाए या ये सोचे कि और फिर से नोटिस आएगा, तो ऐसी अवस्था में आप अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करके डिलीवरी रिपोर्ट पेश करें, जो नोटिस की सर्विस हुई है, यानी नोटिस वहाँ पहुँच गया है इस चीज़ का सबूत, जो कि या तो पोस्टल डिलीवरी रिपोर्ट हो सकती है, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, कुरियर वाले आपको एक पर्ची सी देंगे जिसके ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट होगी, और जो मान लीजिए लोकल है तो बेलीफ जो लेके गया था, जो सर्वर लेके गया था उसको, सम्मन को, तो उसका एफिडेविट आप पहले से बनवा लें या शॉर्ट सा छोटा सा बनता है उसी दिन बनवा लें। तो वो एफिडेविट पेश करने से भी ये क्लियर हो जाएगा कि सर्विस हो चुकी थी परंतु पार्टी अपीयर नहीं हुई। ऐसी अवस्था में एक एप्लीकेशन मूव करवाएं या ओरल रिक्वेस्ट करें एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की। एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने से ये होगा कि एक तरफा कार्रवाई शुरू हो जाएगी, केवल आपकी गवाही के आधार पर कोर्ट केस को डिसाइड करेगी और आप अपनी गवाही मात्र 2-4-6 महीने के अंदर कंप्लीट करके सारे केस को डिसाइड करवा सकते हैं। बहुत शॉर्ट पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ये तो स्थिति होगी तब जबकि अपोजिट पार्टी अपीयर ना हो, मगर यदि मान लीजिए अपोजिट पार्टी यानी आपकी पत्नी अपीयर हो गई तो अपीयर होने पर उसी दिन आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश हैं ऐसे मामलों में मीडिएशन इज़ मस्ट। तो मीडिएशन के लिए उसी दिन रिक्वेस्ट कर लें, आपकी पत्नी भी आई हुई होंगी उस दिन, और एक प्रोफोर्मा होता है उस पर साइन कर लें, जज साहब से रिक्वेस्ट करें और जो रिपोर्ट है मीडिएशन की रिपोर्ट उसके लिए शॉर्ट डेट लें, क्योंकि मीडिएशन के 2-3 सेशन कम से कम होते हैं। तो वो 2-3 सेशन जल्दी जल्दी आपके पूरे हो जाएं, यानी हफ्ते में 5-5 दिन में इस प्रकार से करके वो मीडिएशन के सेशन ले लें, तो 15-20 दिन महीने की आप मीडिएशन रिपोर्ट की डेट लगाने की रिक्वेस्ट करें, उसके लिए कोशिश करें। इसके बाद जब मामला मीडिएशन में गया तो फाइल को मीडिएशन सेल जो है उसमें जाना होता है, उसको मूव करवाएं और जो मीडिएशन के इंचार्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे पता करें कि आपके केस में कौन से मीडिएटर को वो अपॉइंट करने वाले हैं। आमतौर पर अधिकांश केसेस में मीडिएटर कोई ना कोई वकील साहब होते हैं, उन वकील साहब से संपर्क करें और उनसे भी रिक्वेस्ट कर लें टेक्निकली कि वकील साहब
ये परिस्थितियाँ, अपनी परिस्थितियाँ भी शॉर्ट में संक्षेप में उनको बता दें ताकि सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए। और रिक्वेस्ट करें कि जी आप जिस दिन भी बुलाएं उस दिन चाहे सुबह से शाम तक बैठाए रखें, खूब बातचीत करवा लें, मगर सेशंस एक तो कम रखें, दूसरा एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच के जो दिन हैं वो कम से कम रखें, या 2 दिन 4 दिन के गैप पे ही आप सेशंस ले लें। और जो भी रिपोर्ट बने, अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज़ होता है मीडिएशन के माध्यम से, तो यही हो सकता है, क्योंकि आपने तो मन बनाया हुआ है कि म्यूचुअल कंसेंट से आपका डाइवोर्स हो जाए। उस अवस्था में 6 महीने में सारा मामला निपट जाएगा। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें सेटलमेंट हो पाए, वापसी एक दूसरे के साथ रहने का। तो ये मीडिएशन का हो गया। मीडिएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, मान लीजिए आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, तो नहीं होने की सूरत में मीडिएशन से नेगेटिव रिपोर्ट जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा रिप्लाई या WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट अपोजिट पार्टी की तरफ से पेश करने का। अपोजिट पार्टी की कोशिश होगी कि वो सेम डे WS फाइल नहीं करेगी। ऐसी अवस्था में आपके वकील साहब जज साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डेट पर फाइल कर दें, मगर ऑनरेबल कोर्ट अपोजिट काउंसिल को ये निर्देश दे दे कि WS की प्रायर सर्विस, यानी कोर्ट में जमा करवाने से, मतलब कोर्ट में डेट होने से करीब 15 दिन पहले ही वो जमा करवा दें और आपके वकील साहब को उसकी कॉपी दे दें। इससे लाभ ये होगा कि जब 15 दिन पहले आपको कॉपी मिल गई तो आप ये देख पाएंगे कि उसमें क्या स्टैंड आपकी पत्नी की तरफ से लिया गया है, और जो भी स्टैंड लिया गया है उसके जवाब में, यानी रेप्लिकेशन या रीजॉइंडर जो आपको फाइल करना होता है, वो भी आप इन 15 दिनों में तैयार कर लेंगे। साथ में जो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, उससे नेक्स्ट स्टेज होती है इश्यूज़ की। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए आप अपने वकील साहब को बोलें कि प्रपोज्ड इश्यूज़ पहले से ही तैयार करके ले जाएं, ताकि नेक्स्ट डेट पर, जबकि WS के लिए डेट लगी हुई है, उसी डेट पर आपकी तरफ से रिजॉइंडर या रेप्लिकेशन फाइल हो जाए, साथ में जो प्रपोज्ड इश्यूज़ हैं वो भी फाइल हो जाएं। इससे लाभ ये होगा, और ये सब काम सुबह सुबह हो जाए, यानी कोर्ट के लगते ही हो जाए। इससे लाभ ये होगा कि जज साहब आपकी विजिलेंस देखकर, आपकी जागरूकता देखकर, अटेंशन देखकर आपका उसी दिन इश्यूज़ नोट करवा देंगे, फ्रेम कर देंगे, और केस जो है उससे अगली स्टेज पर चला जाएगा, जो अगली स्टेज होती है आपकी एविडेंस की। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब काम हो तभी पाएगा जबकि 15 दिन पहले WS की सर्विस हो गई हो। एक स्थिति और बनती है कि अपोजिट काउंसिल इतना ज़्यादा डिले करने का प्रयास करे WS के लिए रिटर्न स्टेटमेंट या रिप्लाई फाइल करने के लिए कि 90 दिन को क्रॉस कर जाए। अगर मान लीजिए ऐसा हो तो अपने वकील साहब को बोलिए वो एक एप्लीकेशन डिफेंस ट्रक ऑफ करने के लिए लगाए। अगर मान लीजिए अपोजिट पार्टी का डिफेंस ट्रक ऑफ हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि डिफेंस ट्रक ऑफ होने से ना तो WS फाइल होगा और ना ही उनकी तरफ से कोई गवाही करवाई जा सकेगी, केवल आपकी गवाही होगी। हाँ, उन्हें क्रॉस करने का अधिकार ज़रूर होगा, केवल क्रॉस कर पाएंगे, और अगेन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी एविडेंस की, यानी प्लेंटिफ या पेटिशनर विटनेस की, जिसको हम शॉर्ट में PWs बोलते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी इंसिडेंट्स आपने अपने पेटिशन में लिखे हैं, हर इंसिडेंट को आपको प्रूव करना है कोई ना कोई गवाह या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करके। इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अपने गवाहों के स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स जो डेट है उससे 2 दिन 3 दिन पहले तैयार करके रखें और उनकी अच्छे से रिहर्सल करवा दें। जिस दिन डेट हो उस दिन कम से कम 2 नहीं तो 3 गवाह साथ लेकर जाएं, और सुबह सुबह ही जाकर, यानी कोर्ट खुलते ही जाकर उनके एफिडेविट्स वहाँ पर टेंडर करवा दें, यानी जमा करवा दें। और उसके बाद जज साहब से रिक्वेस्ट करें कि जज साहब, हमने एफिडेविट्स अपने गवाहों के टेंडर कर दिए हैं, आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कृपया अपोजिट काउंसिल को बुलवा लें और क्रॉस एग्जामिनेशन करवा दें।
तो अगर 2-3 गवाह एक डेट पर होंगे तो जज साहब को भी अच्छा लगेगा कि आपके अंदर जागरूकता है, आप जल्दी से जल्दी केस को निपटाना चाह रहे हैं और आपकी गवाही भी जल्दी से फिनिश हो जाएगी। अगली जो डेट लें, कोशिश करके छोटी से छोटी डेट लेने की कोशिश करें और जो भी आपने गवाही करवाई उस गवाही की, यानी वो जो स्टेटमेंट लिखवाया, उस स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप उसी दिन अप्लाई भी कर दें। उससे लाभ ये होगा कि जब आपके पास रेगुलर स्टेटमेंट्स की कॉपी आती जा रही है तो आपके वकील साहब और आप स्वयं भी ये जज कर लेंगे कि कहीं कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं छूट गई, कोई गलती तो नहीं हो गई आपके गवाह से, और यदि कोई गलती हुई है तो आगे आने वाली गवाही में आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो एक काम ये भी साथ साथ करते चलें। ये समय आने तक जब आपकी गवाही होगी और आपके स्टेटमेंट्स पूरे हो जाएंगे, सारे गवाह गुजर लेंगे, तब तक 1 साल मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। और अगर हाई कोर्ट में रिट आपकी तरफ से फाइल नहीं हुई हो तो फिर आप रिट भी उसकी फाइल कर दें, ताकि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए हाई कोर्ट आपके फैमिली कोर्ट को, आपके जज साहब को निर्देश दे सके। उससे अगली स्टेज आएगी रेस्पोंडेंट विटनेसेस की। अब कमान जो है आपके ऑपोजिट काउंसिल जो हैं उनके हाथ में चली जाएगी। हो सकता है वो केस को लंबा करने के लिए बार बार डेट्स लें, एडजॉर्नमेंट्स लें कि जी आज मेरा गवाह नहीं आ पाया, आज ये परेशानी, आज वो परेशानी, तो भी कम से कम जो उनकी क्लाइंट यानी आपकी ऑपोजिट पार्टी यानी आपकी पत्नी है वो तो आएंगी, उनको एग्जामिन करने के लिए, करवाने के लिए आप दबाव बनाएं और सुबह सुबह ही आपके वकील साहब जाकर ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं, मगर ध्यान रहे आपकी पत्नी से किस किस प्रकार से क्या क्या प्रश्न पूछने हैं आपके मुताबिक, और उनके WS को कंसिडर करते हुए वो चीज़ें, वो पॉइंट्स आप अपने वकील साहब को 2-4 दिन पहले ही बता दें, ताकि उनको तैयारी करने में समय ना लगे और वो आसानी से और इफ़ेक्टिवली इस काम को कर पाएँ। जो ऑपोजिट काउंसिल हैं उन्हीं की इस बार जिम्मेदारी होगी कि वो लिखारी का भी इंतजाम करें। लिखारी यानी LC जो लिखने वाला होता है स्टेटमेंट्स को, क्योंकि अधिकांश जगह ऐसा होता है कि कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो हाथ से स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। और जो लिखने वाला होता है कई बार वो अर्थ का अनर्थ कर देता है लिखने में। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मान लीजिए गवाह ने बोला किसी इंसिडेंट के बारे में कि ऐसा भी हुआ था, अब वो भी की जगह अगर मान लीजिए ही लिख दे कि ऐसा ही हुआ था, तो मतलब जो है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो जाता है। तो ताकि ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जो भी LC अपॉइंट हो तो आप अपने वकील के जूनियर के माध्यम से उसे रिक्वेस्ट कर लें टेक्निकली कि ऐसा कुछ ना होने पाए, और वो वही लिखे जो कि गवाह ने बोला है और अनर्गल चीज़ें गवाही में ना आने दें। तो इस प्रकार का प्रयास एक आप करें और क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट आप सुबह सुबह ही कर लें। और ये जो स्टेटमेंट्स हों, इन स्टेटमेंट्स के लिए भी आप जब भी डेट हो उसी डेट पर, यानी जिस दिन स्टेटमेंट हुआ उसी दिन आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अप्लाई कर दें। जब उनकी यानी आपके ऑपोजिट पार्टी की जब एविडेंस फिनिश हो जाएगी, उसके बाद केस की नेक्स्ट स्टेज होगी रिबिटल एविडेंस की। ये वो स्टेज है जिसमें कि आपको मौका मिलेगा कि यदि आपकी पत्नी की तरफ से कोई ऐसी एविडेंस आ गई है जो कि आपके लिए नई है, जिसके लिए आपने पहले अपने पिटीशन में कोई बातें नहीं लिखी थी, ना ही आपने कोई गवाही पेश की थी, तो उसको रिबट करने के लिए यानी उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको खारिज करने के लिए आपको गवाही देने का मौका मिलता है। आपके पास जब पहले से ही सारी कॉपीज़ होंगी स्टेटमेंट्स की, तो आप पूर्व में ही निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कौन सा गवाह रिबटल में करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। उसके स्टेटमेंट, उसके एफिडेविट भी आप पहले से ही तैयार करवा कर रखें, उसकी रिहर्सल करवा कर रखें, तैयारी पूरी रखें, और पहली जो डेट लगे रिबटल एविडेंस के लिए उसी दिन उस गवाही को करवा दें। और गवाही होने के बाद अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो लिखित में बयान देकर रिबटल एविडेंस को क्लोज कर दें। इस बात पर विशेष ध्यान दें, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि रिबटल एविडेंस को लिखित में बयान देकर क्लोज करना है और उसी दिन कर देना है जिस दिन आपकी रिबटल की एविडेंस कंप्लीट होती है।
इससे लाभ ये होगा कि जज साहब के ऊपर, कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर होगा कि रिबिटल एविडेंस क्लोज होने के बाद आर्गुमेंट के लिए वो ज़्यादा लंबा केस को नहीं खींच पाएंगे। अन्यथा आमतौर पर क्या करते हैं कि जो जिमनी ऑर्डर है उसमें ये लिखवा दिया जाता है कि पार्टीज आर नॉट रेडी विद देयर आर्गुमेंट्स, तो इस कारण से वो बार बार इनफेक्टिव डेट हो जाती हैं और एडजोर्नमेंट्स होते रहते हैं। और लिखित में ये बयान करने से, रिबिटल क्लोज करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट डेट पर आपको क्या करना है, जो भी नेक्स्ट डेट आर्गुमेंट की लगी, एक तो छोटी लेने का प्रयास करें, परंतु ज़्यादा छोटी तो नहीं मिलेगी, मगर फिर भी मान लीजिए 20 दिन की, महीने की भी आपको मिल जाती है तो उसको छोटा ही माने। इस दौरान आप अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करके अपने केस के, आपकी तरफ के रिटर्न आर्गुमेंट्स तैयार करवाएं और उन रिटर्न आर्गुमेंट्स में ध्यान दें कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को सपोर्ट करते हुए आपके अपने हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ साथ में ज़रूर लगाएं। उसमें रिटर्न आर्गुमेंट्स में भी लिखें और अथॉरिटीज़ की कॉपी जो है वो साथ में अनेक्स करें, लिस्ट बनाकर उसके साथ। इससे क्या लाभ होगा कि रिटर्न आर्गुमेंट्स आपके टाइम पर यदि तैयार हो जाएंगे तो आप एक दो वकीलों को अलग से उनको दिखा सकते हैं जो भी आपके जानकार हों, और यदि आप चाहें तो ऑनलाइन आप वो मुझे भी दिखा सकते हैं, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई कमी छूट गई हो तो उसको आप कवर अप कर सकें। जब नेक्स्ट डेट आपकी यानी फर्स्ट डेट ऑफ आर्गूमेंट लगे, उसी दिन आप ये रिटर्न आर्गूमेंट्स 10 रुपये की स्टैंप लगाकर, टिकट लगाकर, नॉन जुडिशियल स्टैंप जो होती है वो लगाकर तब आप पेश करें और उसके ऊपर डेट मेंशन कर दें। इससे क्या लाभ होगा, हालांकि जज साहब आप पर दबाव देंगे कि टिकट लगा कर ना दें, आपके वकील साहब हो सकता है जज साहब का दबाव मानने लगें, इसलिए आपको वहाँ मौजूद रहना है और इस चीज़ पर दबाव देना है कि नहीं जज साहब मुझे तो ये स्टैंप लगाकर ही दिलवानी है, तो आपके वकील साहब भी मजबूर हो जाएंगे और वो स्टैंप लगा हुआ रिटर्न आर्गूमेंट जो है वो फाइल पर आ जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि रिटर्न आर्गूमेंट्स फाइल होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ये दबाव रहेगा कि ओरल आर्गूमेंट्स को जल्दी से फिनिश करे, और यदि मान लीजिए अपोजिट काउंसिल भी कहे कि मैं भी रिटर्न आर्गूमेंट देना चाहता हूँ, तो नियमानुसार तो 3 दिनों के अंदर उनको देना होता है, परंतु मान लीजिए हफ्ते की भी डेट लगा देते हैं तो भी कोई उसमें गुरेज ना करें, क्योंकि हफ्ते 10 दिन की ऐसी डेट 2-4 लगेंगी तो भी आपका केस बहुत जल्दी सुलट जाएगा, जल्दी से उसमें डिसीजन आने की स्टेज आ जाएगी। अब जो ओरल आर्गूमेंट होंगे उस ओरल आर्गूमेंट में आपको उपस्थित रहना है और रिटर्न आर्गूमेंट की कॉपी अपने साथ रखनी है। एक कॉपी आपके वकील से आपके पास और एक आपके पास भी हो, और उनके जूनियर साथ में हो असिस्ट करने के लिए तो उनके पास भी हो। इससे ये लाभ होगा कि आप अपनी कॉपी में ये देख सकते हैं कि चीज़ें सभी की सभी ऑरली भी बताई जा रही हैं कि नहीं भाई बताई जा रही, और कोई मान लीजिए कोई पॉइंट गलती से चूकवश छूट जाए तो आप उसको इंगित कर सकते हैं, उसके बारे में कह सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर के या जजमेंट के लिए डेट लगेगी। जो जजमेंट की डेट लगेगी आमतौर पर फर्स्ट डेट पर कोई जज साहब होते हैं जो कि जजमेंट लिखवा देते हैं, 2-3 डेट्स लगती हैं। अगर ज़्यादा लगें और ज़्यादा लंबी लगें, ज़्यादा खींचने की प्रवृत्ति जज साहब की हो, तो फिर आप एक बार पुनः उन्हें याद दिला दें कि जी इसमें हाई कोर्ट में हमने रिट फाइल की थी, उसमें निर्देश आया हुआ है कि इतने समय के अंदर ये डिस्पोज ऑफ होना ज़रूरी है। रिटर्न आर्गूमेंट्स हमने इस तारीख को पेश कर दिए थे, उस तारीख को बीते हुए इतने दिन बीत चुके हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि बिल्कुल छोटी डेट दें और इसमें फ़ैसला अपना लिखवा दें। तो ऐसा करने से, क्योंकि केस लॉज आपके पक्ष में है, एविडेंस आपकी मजबूत है, तो निश्चित रूप से फैसला भी आपके पक्ष में ही आएगा। और फैसला जब आ जाए तो जब आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो उसके बाद आपको डिक्री मिलेगी, डाइवोर्स की डिक्री। अब डाइवोर्स की डिग्री मिलने के बाद आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि हर पार्टी को, हर हारने वाली पार्टी को अपील करने का अधिकार होता है। यानी आपकी पत्नी के पास भी अधिकार है कि वो इस डिक्री को चैलेंज करते हुए, इस फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अपील कर सके। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर मान लीजिए पहले से किसी लड़की से आपकी बातचीत हो रखी है
तो आप अपनी शादी जल्दी से निपटा लें, क्योंकि जब तक अपील नहीं हुई तब तक वो डिग्री फाइनल है। मगर यदि उस डिग्री के खिलाफ अपील हो गई तो वो डिग्री फाइनल नहीं मानी जाएगी और उस अवस्था में आप शादी नहीं कर पाएंगे, और पुनः जब तक हाई कोर्ट से वो केस डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तब तक आपका मामला लटक जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि तुरंत प्रभाव से शादी कर लें और अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें। तो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपके केस की गति काफ़ी तेज़ होगी और बहुत जल्दी वो केस का निपटारा हो जाएगा। फिर भी यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपको महसूस हो या आप फर्दर गाइडेंस चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। धन्यवाद।